सो हेलो गाइज, दिस इज मी अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एरो हब। आज के इस वीडियो में हम रिवाइज करेंगे चैप्टर 10 ह्यूमन सेटलमेंट ऑफ क्लास 12 जियोग्राफी। तो जैसे कि आपको पता है, हमारे जियोग्राफी का एक रिवीजन सीरीज चल रहा है, तो उसकी प्लेलिस्ट की लिंक जो है आपको आई बटन में या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगी। तो वहाँ से जाके आप बाकी चैप्टर्स के भी रिविजन कर सकते हैं। साथ में इस चैप्टर की एक डिटेल वीडियो भी मैंने बना रखी है, तो उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सो वहाँ से जाके डिटेल वीडियो को आप देख सकते हो। ओके, प्लस नोट्स वगैरह भी आपको मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में बस रिवीजन होने वाला है, मींस मैं शॉर्ट में आपको ये चैप्टर समझाने वाली हूँ एंड लास्ट में ये भी बताने वाली हूँ कि कैसे क्वेश्चन इसमें से आते हैं, क्या क्या आपको पढ़ना है, ध्यान देना है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है बिना किसी देरी के। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैं हर एक चैप्टर में बोलती हूँ कि ये जो चैप्टर शुरू होता है ना, फर्स्ट ये शुरू होता है इस टॉपिक को डिस्क्राइब करते हुए। जो टॉपिक है ह्यूमन सेटलमेंट, इसका मतलब क्या है उसको हम समझेंगे, उसके बाद हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन सेटलमेंट क्या है भाई? ह्यूमन सेटलमेंट का हिंदी में अगर हम सीधा साधा मतलब देखें, मीन्स लोग जहाँ पे बसते हैं। ठीक है, मीन्स जहाँ पे इनहेबिटेड होते हैं, जहाँ पे सेटल होते हैं, परमानेंटली भी सेटल हो सकते हैं या फिर माइग्रेट भी कर सकते हैं। सो ह्यूमन सेटलमेंट मतलब क्या होता है? जहाँ पे लोग बसते हैं। तो और थोड़ा सा अगर हम डीप में इसको देखें तो आप ऐसा कह सकते हो, जो ह्यूमन सेटलमेंट है वो एक ऐसा रीजन है जहाँ पे ह्यूमंस और एनवायरनमेंट की रिलेशनशिप भी देखने को मिलती है ना। मतलब समझे कि जैसे आप यहाँ पे, आप जहाँ भी रहते हो, आसपास आपकी नेचर है, आप वहीं से जो है चीज़ें लेते हो। ठीक है, तो नेचर की और ह्यूमन की जो रिलेशनशिप है उसको हम क्या बोलते हैं? उस जगह को जो हम ह्यूमन सेटलमेंट कह सकते हैं। सो ह्यूमन सेटलमेंट का बेसिकली मतलब यही होता है कि जहाँ पे लोग रहते हैं, चाहे परमानेंटली रहे या फिर कैसे भी रहे। ठीक है, और इसमें हर एक सेटलमेंट में डिफरेंसेस है। जैसे एक जो मेन डिफरेंस है वो है अर्बन सेटलमेंट और रूरल सेटलमेंट। ठीक है, मतलब ये सब ने इतना तो एक्सेप्ट किया है कि एक अर्बन सेटलमेंट है, एक रूरल सेटलमेंट है, बट इस बात पे कोई भी सहमति अभी तक नहीं है कि मतलब यूनिवर्सली हम किसको विलेज माने या फिर किसको टाउन माने। आप ये वाला जो बुक है, वर्ल्ड वाली बुक है, फर्स्ट बुक है आपकी ज्योग्राफी की, तो इसमें हम वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। ठीक है, तो अगर आप वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से देखो, आप खुद ही सोचो कि आप बता सकते हो कि वर्ल्ड में हम कहीं भी चले जाए, अगर रीजन में ये फीचर्स हुए तो वो रूरल एरिया, और अगर ये फीचर्स हुए तो वो अर्बन एरिया है? नहीं, ऑफ कोर्स ये बात है नहीं, क्योंकि हर एक जगह में अलग अलग डिफरेंसेस होती है। जैसे कि मैं आगे आपको समझाती हूँ। जैसे आप पॉपुलेशन साइज ले लो। ठीक है, अब अगर हम सोचें कि पॉपुलेशन के साइज के हिसाब से हम रूरल अर्बन डिसाइड करें तो ये हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जैसे इंडिया और चाइना है, डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज है ये, इसमें अगर हम गाँव में चले जाए ना, तो यूएस एंड अमेरिका, यूरोप के जो शहर है उससे भी ज़्यादा पॉपुलेशन आपको दिख जाएगी। ठीक है, तो हम यूनिवर्सली एक वो नहीं ले सकते कि इस पॉपुलेशन के बाद से जो है रूरल एरिया है। उसके बाद सेकंड थिंग है, काफ़ी कंट्रीज़ में ऐसा देखो, आप इंडिया में भी ऐसा देख सकते हो कि लोग तो है रूरल से जैसे अर्बन में एरियाज़ में आते हैं काम की तलाश में। ठीक है, कि हमें नौकरी करना है या फिर हमें इंडस्ट्री फैक्ट्री वगैरह में काम करना है, तो टाउन में चलते शहर में काम मिल जाएगा। पर ये भी आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, या फिर आप लोगों में से कोई होंगे, जैसे आप शहर में काम तो करते हैं, पर जब छुट्टी वगैरह पड़ती है आपको लगता है कि चलो गाँव में जाते हैं, कुछ दिन मज़े करके आएंगे। ठीक है, कुछ दिन रुक के आएंगे, मजा आता है। ठीक है, तो मतलब कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो काम तो करते हैं शहर में, बट बाकी वो गांव में आ जाते हैं, आधा टाइम वो वहीं बिताते हैं। ठीक है, तो इससे क्या समझ आता है कि हमारे पास कोई एक ऐसा पर्टिकुलर कोई बैरियर नहीं कि उसके बाद हम सोचे कि हाँ ये फीचर्स है जिसके बाद हम कह सकते हैं कि ये रूरल एरिया, ये अर्बन एरिया। ऐसा नहीं है। बट एक चीज़ का है, जैसे एक मेन ऑक्यूपेशन अगर हम देखें गाँव में, तो वो होता है जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज़, प्राइमरी ऑक्यूपेशन जो होती है, जैसे फिशिंग कर लिया, एग्रीकल्चर कर लिया, एनिमल हस्बेंड्री कर लिया, वो सब चीज़ें हम देख सकते हैं। बट अगर हम शहर में जाए, वहाँ पे हम क्या देखेंगे? टर्शियरी और सेकेंडरी एक्टिविटी, लाइक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री आप देखोगे, सर्विस सेक्टर देखोगे। ठीक है, डिफरेंट क्वाटरनरी, क्वीनरी एक्टिविटीज़ आप देखोगे। सो ये सब जो है आपको देखने को मिलता है। तो मेन ऑक्यूपेशन के बेसिस पे हम एक डिफरेंसेस लगा सकते हैं, फंक्शन के बेसिस पे भी आप इसको कर सकते हो डिफरेंशिएशन, बट क्या होगा कि एक यूनिफॉर्मिटी नहीं है। क्योंकि जैसे यूएस में चले जाओ तो जो पेट्रोल पंप्स होते हैं ना, उसको लोअर ऑर्डर के माने जाते हैं, लोअर ऑर्डर फंक्शन। ठीक है, मतलब लोअर मीन्स जो नीचे लेवल का है। बट अगर आप इंडिया में आ जाओ कि आप पेट्रोल पंप को लोअर ऑर्डर लेवल का मानते हो? नहीं। ठीक है, तो मतलब यूएस में, इंडिया में डिफरेंसेस है। तो ग्लोबली हम किसी को एक पर्टिकुलर हमारे पास मार्क नहीं है जिससे हम इनको डिफरेंशिएशन कर सके।
इंडिया में जो 1991 का सेंसस हुआ था उसमें बताया गया है कि ऑल दी प्लेसेस विच हैव म्यूनिसिपैलिटी कॉरपोरेशन कैंटनमेंट बोर्ड नोटिफाइड एरिया कमिटी एंड हैव अ मिनिमम पॉपुलेशन ऑफ 5000 एटलीस्ट 75% ऑफ मेल वर्कर आर एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल परस्यूट्स एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एटलीस्ट 400% पर स्क्वायर किलोमीटर आर अर्बन। तो इंडिया के सेंसस में अर्बन की एक डेफिनेशन दी गई है। वैसे हर एक कंट्री के लिए अलग अलग डेफिनेशन है जिसके हिसाब से वो अर्बन रूरल सेटलमेंट करते हैं, कोई एक ऐसा यूनिवर्सल तरीका नहीं है। अब देखते हैं भाई टाइप्स एंड पैटर्न्स क्या होता है सेटलमेंट का, टाइप्स क्या होता है, पैटर्न्स क्या होते हैं उसको हम देखेंगे। फर्स्ट एक होता है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। कॉम्पैक्ट मतलब क्या होता है, जो चिपके चिपके रहते हैं ना, मतलब लार्ज नंबर ऑफ हाउसेज वहां पे मिलेंगे, ठीक है। और दोज इन विच लार्ज नंबर ऑफ हाउसेज आर बिल्ट वेरी क्लोज टू ईच अदर। जैसे अगर आप झुग्गी झोपड़ीज में चले जाए, ठीक है, तो आप देखेंगे उस पर्टिकुलर एरिया में काफी सारे घर आपको मिल जाएंगे, एक एक बहुत ज्यादा कम डिस्टेंस होती है एक दूसरे के बीच में। तो मतलब एक घर दूसरा घर एकदम सटा हुआ आपको दिखेगा, तो वो होता है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, ना ही झुग्गी झोपड़ी। बट बाकी एरियाज में भी आप देख सकते हो जो मतलब चिपके चिपके घर होते हैं, तो वहाँ पे आप क्या बोलते हैं उसको, जो है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा, जो वैली एरिया है, फर्टाइल प्लेन्स है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है लोग एक साथ रहते हैं, ठीक है, लोग एक साथ रहते हैं, जो विलेजेस है वहाँ पे आपको दिख जाएंगे। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। डिस्पर्स सेटलमेंट क्या होता है, जहाँ पे घर एक घर से दूसरा घर बहुत ज़्यादा स्पेस में है। जैसे अगर आप पहाड़ों पे चले जाओ, ठीक है, हिली एरियाज पे चले जाओ, पहाड़ों पे, या फिर आप कई ऐसे वीआईपी एरियाज में भी आप देख सकते हो कि घर जो है बहुत दूर दूर बने होते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्पर्स सेटलमेंट, ठीक है। तो एक दूसरे के घर के बीच में या फिर बहुत बड़ी खेत होगी या फिर कोई मार्केट होगा, ऐसे जो है ना, तो उसको डिस्पर्स सेटलमेंट कहते हैं। आई होप इतना क्लियर है। टू टाइप्स, जो टू पैटर्न्स हमने देखा, टू शेप के मेजर टाइप्स क्लासिफाइड बाय शेप, ठीक है, शेप के बेसिस पे अगर हम देखें तो कॉम्पैक्ट हो गया एक हो गया डिस्पर्स। उसके बाद हम फर्स्ट ब्रॉड कैटेगरी देखते हैं, दैट इज रूरल सेटलमेंट। अब रूरल सेटलमेंट के लिए भी कुछ उनकी जो लोकेशन है ना, उनके कुछ फीचर्स है, मतलब कुछ फैक्टर्स है जो रूरल सेटलमेंट के लोकेशन को इफेक्ट करती है। जैसे वाटर सप्लाई, फर्स्ट इज द मेन वाटर सप्लाई। अब आपने देखा होगा मोस्टली जो रूरल सेटलमेंट है या फिर जो गाँव की जो जगह है, आपने देखा होगा वो ना कोई रिवर बॉडी या फिर वाटर बॉडी जो होते हैं, जैसे लेक, स्प्रिंग, रिवर, उनके आसपास बनी होती है। क्यों? क्योंकि बेसिकली उनका काम होता है फिशिंग करना, एग्रीकल्चरल करना, एनिमल हस्बेंड्री करना, तो सबको इस सारी एक्टिविटीज़ में पानी चाहिए, तो वो रिवर के आसपास बसते हैं। एंड समटाइम्स वो इस वजह से वेट एरियाज जो होते हैं, स्वैम्स होते हैं, उसमें भी बस जाते हैं, क्योंकि यार पानी की ज़रूरत किसको नहीं है। उसके बाद अगर हम लैंड देख लेते हैं, तो पीपल कहाँ पे रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, जो लैंड फर्टाइल हो, ठीक है, एग्रीकल्चर के लिए जो सूटेबल हो। जैसे यूरोप की विलेजेस देखो, तो वो जो है उन्होंने स्वैम्पी, मार्शी, जो दलदल वाले एरिया है ना, उनको उन्होंने अवॉइड किया है, और जो लो लाइंग एरियाज है, ठीक है, लो लाइंग फील्ड्स एरियाज, उनमें वो जाके बसे हैं। क्योंकि यार स्वैम्पी, मार्शी एरियाज, जो दलदल वाली जगह है, वहाँ पे मतलब कौन बसना चाहेगा, ठीक है। तो फर्टाइल लैंड सब ढूंढते हैं, जो लो लाइंग एरिया हो, जिसके आसपास नदी हो, उन एरियाज़ में जाके लोग बसते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में चले जाए तो लोग जो है, जो रिवर वैलीज है उसमें बसे हुए, कोस्टल प्लेन्स में बसे हुए, जो उनके राइस के लिए, कल्टीवेशन के लिए अच्छा है। इंडिया में भी अगर आप देख लो, ठीक है, तो जो भी गांव वगैरह देखेंगे आप ना, वो जो रिवर के पास वाली एरियाज़ में आप ज़्यादा देखोगे, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर के लिए अच्छा होता है। उसके बाद देख लो अपलैंड। सो अपलैंड जो है फ्लडिंग से बचने के लिए होता है, ठीक है, मतलब घर अगर आप ऊंचाई में बनाते हो तो फ्लड वगैरह आती है, तो उससे आप बचते हो। जैसे केरल हो गया, या फिर जो और भी एरियाज़ है जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश, जो बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है, बारिश होती है, उन जगहों पे जो है अपलैंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जो ट्रॉपिकल एरियाज़ होता है, जो घर होते हैं ना, वो किस में बने होते हैं, स्टिल्स में बने होते हैं, ऊंचाई में बने होते हैं, टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम दी फ्लड, इंसेक्ट, पेस्ट। अब पहाड़ों में भी चले जाए तो घर को देखना थोड़ा ऊंचे बने होंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना वहाँ पे, जंगल की वजह से कीड़े मकोड़े ज़्यादा होते होंगे, तो उस वजह से वो थोड़ा घर ऊंचाई में बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल देख लो, तो बिल्डिंग मटेरियल जैसा होगा उस हिसाब से जो है रूरल सेटलमेंट जो है इफेक्ट होता है। तो जैसे वुड हो गया, स्टोन हो गया, तो उस हिसाब से जो है घर बनते हैं,
ठीक है। अगर आपने देखा होगा जो बहुत मसूरी वगैरह एरिया है, हिली एरियाज़ है, मतलब आप नॉर्थ में चले जाए, एक्सट्रीम नॉर्थ में जहाँ पे ठंडी वगैरह पड़ती है, तो वहाँ पे घर जो है वुडन के बने होते हैं ताकि गर्माहट रहे, ठीक है। तो वहाँ पे वुड मिलते हैं। अगर आप चाइना पे चले जाए तो वहाँ पे केव मिलेगा, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अफ्रीकन सवाना बिल्डिंग मटीरियल, ठीक है। उसके बाद इग्लूज आपको मिल जाएंगे। तो हर एक रीजन में उनके बिल्डिंग मटीरियल के हिसाब से घर बनता है। फिर डिफेंस पर्पस के लिए होता है, कहीं पे ज़्यादा जैसे बहुत ज़्यादा वॉर होती है, इंस्टेबिलिटी, जैसे नाइजर वगैरह एरिया, ठीक है, नाइजेरिया जो अफ्रीकन कंट्रीज़ है उसमें बहुत ज़्यादा वॉर होती है, हॉस्टिलिटीज़ रहती है, ठीक है, तो हमले होते हैं। आप ईरान इराक वाली जगहों को देख लो, तो वहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो सकती है, वॉर होती है, इसलिए वो कहाँ बनाते हैं, वो अपने डिफेंसिव एरिया में बनाते हैं, हिल में या आइलैंड में, तो वो अपने घर जो है बनाते हैं, ठीक है। तो इंसेलबर्ग्स होते हैं, तो वो उसको डिफेंड करते हैं। अगर आप फोर्ट्स देख लो, वो भी होते हैं ताकि वो सेफ रह सके जब वॉर हो। उसके बाद हम बात करते हैं प्लान्ड सेटलमेंट की। सो जो प्लान्ड सेटलमेंट्स है ये गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है। दे प्रोवाइड दी शेल्टर, वाटर, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर वो देती है। स्कीम्स चलाते हैं, विलेजाइजेशन इन इथियोपिया है, फिर कनाल कॉलोनीज इन इंदिरा गांधी कनाल कमांड एरिया। सो ये जो कुछ स्कीम्स चलाई जाती है ताकि एक प्लान्ड सेटलमेंट लोगों को दे पाए। ओके, उसके बाद हम देखते हैं रूरल सेटलमेंट पैटर्न्स कैसे हैं। तो बेस्ड ऑन दी सेटिंग के हिसाब से जो है, जैसे जो प्लेन एरियाज में होते हैं उनको प्लेन विलेज बोलते हैं, ठीक है। प्लेन विलेजेस जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यूपी बिहार, ये जो है ना ये सारे प्लेन्स में हैं, ठीक है, तो इसको हम प्लेन विलेजेस बोलते हैं। प्लेटू रीजन में जो होंगे उनको हम प्लेटू विलेजेस बोलेंगे, कोस्टल एरियाज में होंगे कोस्टल विलेज बोलेंगे, ठीक है। तो फॉरेस्ट में होंगे तो फॉरेस्ट, तो जहाँ पे होंगे उसको हम वो वाला विलेज नाम देंगे। डेजर्ट में हुआ तो डेजर्ट विलेज। उसके बाद फंक्शन के बेसिस पे, फंक्शन अगर उस गाँव में ज़्यादातर लोग फिशरमैन है तो फिशरमैन विलेज, फार्मर है तो फार्मिंग विलेज, ठीक है। ऐसे है, बहुत ज़्यादा ईजी है, इसको याद रखना। उसके बाद शेप के बेसिस पे बोले तो जैसे लीनियर पैटर्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में आता है। इसके साथ डायग्राम भी आपको बनाना होता है, तो अच्छे से इस टॉपिक को करना, ठीक है। सो फर्स्ट हो गया लीनियर पैटर्न। लीनियर पैटर्न मीन्स जो इसमें घर होते हैं ना वो किसी रोड के आसपास या रेलवे लाइन के आसपास जो है बने होते हैं, रिवर के आसपास। तो जो घर होता है, रोड कैसा होता है, लीनियर होता है, मीन्स एकदम स्ट्रेट होता है, या फिर जो रोड जा रही होती है, रेलवे ट्रैक्स जा रही होती है, वो लीनियर होते हैं। तो उसके आसपास जो घर बनते हैं उसको हम लीनियर पैटर्न बोलते हैं। रेक्टेंगुलर पैटर्न जैसे प्लेन एरियाज होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे आपको रेक्टेंगुलर पैटर्न दिखेगा, जहाँ पे जो रोड्स है वो एक दूसरे को रेक्टेंगल के उसमें कट कर दिए, ठीक है। उसके बाद सर्कुलर हो गया। तो सर्कुलर पैटर्न कब बनेगा, जब आसपास कोई लेक हो, टैंक हो और उसके आसपास जो है लोग बसे हुए हो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है लोग सर्कुलर बसे हुए होते हैं ताकि अपने जो एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर पाए, तो सर्कुलर वे में लोग घर बसाते हैं, और जो बीच में है खेत होती है और वहाँ पे लोग अपने जो गाँव एनिमल्स वगैरह को रखते हैं ताकि वो सेफ रह पाए। उसके बाद स्टार लाइक पैटर्न, तो रोड जहाँ पे स्टार शेप में काटे, ठीक है, उसको हम स्टार लाइक पैटर्न बोलेंगे। रोड जहाँ पे कन्वर्ज हो, ठीक है, वो जो पैटर्न बने और उसके आसपास घर बन जाए तो स्टार लाइक पैटर्न। टी शेप पैटर्न, वाई शेप पैटर्न, ठीक है, ये सारे ऐसे हैं जब रोड्स एक दूसरे को काटती है, कन्वर्ज होती है, ठीक है, तो उसको हम बोलते। और जब वो पैटर्न बनाती है, अगर टी शेप का पैटर्न बनाए तो टी शेप रोड, वाई शेप का बनाए तो वाई शेप रोड। वाई शेप में जो होता है 3 रोड्स होंगे, ठीक है। सेटलमेंट्स आर एमर्ज एज द प्लेसेस वेयर 2 रोड्स कन्वर्ज ऑन दी थर्ड वन, ठीक है। एक रोड पे अगर 2 रोड कन्वर्ज होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, दी वाई शेप सेटलमेंट। तो इसके हिसाब से जैसे भी सेटलमेंट, जैसे रोड कटता है, जैसे शेप बनाते हैं, उसके अगर आसपास घर बन जाए तो उसको हम उसी शेप का बोल देते हैं। डबल विलेज क्या होता है, ये ना बोथ साइड्स ऑफ रिवर, अगर रिवर है तो रिवर, या फिर ब्रिज है या फिर कोई फेरी है, तो उसका अगर दोनों साइड में बसे हुए हो लोग, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डबल विलेज। लीनियर में एक तरफ बसे हुए हैं, डबल विलेज में दोनों तरफ जो है उनकी सेटलमेंट एक्सटेंडेड है। ओके, सो ये हो गए कुछ पैटर्न्स। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। सो रूरल सेटलमेंट में यार काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम भी आपको पता है, वाटर सप्लाई का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। जैसे रूरल सेटलमेंट जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है उसमें तो
पानी का काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। आपको पता है डेवलप कंट्रीज़ में तो फिर भी ठीक है, बट जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होते हैं उसमें पानी की काफ़ी दिक्कत होती है। शहर में पानी नहीं आता, गांव में कहाँ से पानी आ जाए, ठीक है। सो माउंटेन एरियाज़ में और ज़्यादा दिक्कत होती है। उसके बाद वाटर बॉर्न डिजीज़ेज होती है। अब जहाँ पे ज़्यादा फ्लड वगैरह आते हैं या फिर पानी ख़राब मिलता है, ठीक है, तो कॉलेरा, जॉन्डिस जैसे बीमारियाँ भी हो जाती है। तो साउथ एशिया में ऐसे प्रॉब्लम्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसके बाद जो है इंफ्रास्ट्रक्चर इतनी अच्छी नहीं होती, आपको पता है, ये तो कॉमन सी चीज़ है। उसके बाद जो है वहाँ पे टॉयलेट्स नहीं होते, गार्बेज को डिस्पोज करने की जगह नहीं होती, जो कचरे वगैरह जम जाते हैं तो उससे भी डिजीजेज होती है। टॉयलेट्स नहीं होती, लोग खुले में शौच करते हैं जिससे तबीयत ख़राब होती है, प्रॉब्लम्स होती है, गंदगी बढ़ती है, बिल्डिंग मटीरियल्स जो इतने अच्छे नहीं मिलते, और वो डिफरेंट वेरी भी करते हैं, ठीक है, इकोलॉजिकल रीज़न के हिसाब से वेरी भी करते हैं। कहीं पे आपको मड का घर दिखेगा, ठीक है, जो मिट्टी का घर बनता है, कहीं से आपको वुड का घर दिख जाएगा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटीज़ वगैरह भी है। ओके, उसके बाद रोड्स जो है इतने कच्चे सड़क आपको दिखेंगे, कोई पक्की सड़क नहीं है, मॉडर्न कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी नहीं है, वगैरह वगैरह। आप काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स इसमें लिख सकते हो। स्कूल्स नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, हॉस्पिटल्स अच्छे नहीं है, रोड्स नहीं है, सड़कें नहीं है, जो ये सब जो चीज़ें हैं ना, तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो। सो उसके बाद बात करते हैं हम अर्बन सेटलमेंट। सो ये जो अर्बन ग्रोथ, ठीक है, ये एक रीसेंट फिनोमिना है, जो अभी लोग अर्बन एरियाज़ में इतने जा रहे हो, अर्बन ग्रोथ काफ़ी हो रहा है। फर्स्ट जो अर्बन सेटलमेंट था जिन्होंने 1 मिलियन का जो टारगेट क्रॉस किया था वो है लंदन, ठीक है। सो 1810 AD तक जो है, अराउंड 1810 AD में उन्होंने जो है 1 मिलियन का जो लेवल है वो क्रॉस कर लिया था, दैट इज़ इन लंदन, ठीक है। एंड देयर इज़ अप्रॉक्सीमेटली 175 सिटीज़ इन दी वर्ल्ड दैट हैज़ क्रॉस दिस 1 मिलियन मार्क। तो आप सोच सकते हो कितनी ज़्यादा अर्बन ग्रोथ हो रही है। और प्रेजेंटली अगर हम देखें तो 48% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अर्बन सेटलमेंट, ठीक है। तो अर्बन सेटलमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसको क्लासीफाई करने के लिए भी कुछ जो है कॉमन क्लासिफिकेशन इसकी की गई है, दैट इज़ पॉपुलेशन साइज पे, ठीक है। जो पॉपुलेशन साइज एक इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है। तो जो लोअर लिमिट है फॉर अ सेटलमेंट टू बी रेजिग्नेटेड इन अर्बन इज़ 1500 कोलंबिया में है, 2000 अर्जेंटीना में है, 2500 यूएसए में है, जो है एंड थाईलैंड में भी वही है, एंड 5000 इंडिया में है, 30,000 जापान में है। सो ये जो साइज़ है ये हर एक कंट्री में डिफरेंट है। तो इसलिए ये पहले ही मैंने आपको बोल दिया था कि इस बात पे कोई कंसेंसस नहीं है कि एक यूनिवर्सल फीचर क्या है रूरल या अर्बन सेटलमेंट का। हर जगह में अपनी अलग अलग क्राइटेरिया है। इंडिया की याद रखना, यूएस की याद रखना, ठीक है, चाइना, जापान जो आसपास के कंट्रीज़ हैं उनके थोड़े बहुत याद रख लेना, ठीक है। उसके अलावा भी डेंसिटी को देखा जाता है, दैट इज़ 400% पर स्क्वायर किलोमीटर, एंड शेयर ऑफ नॉन एग्रीकल्चरल वर्कर आर टेकन इनटू कंसिडरेशन इन इंडिया, ठीक है। डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, इसमें भी जो है पॉपुलेशन साइज ऑफ 250% आर कॉल्ड अर्बन। तो हर एक जगह पे डिफरेंट है, वो आप देख लेना। उसके बाद है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। सो इंडिया में अगर हम देख ले, जो मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी इन एडिशन टू द साइज ऑफ पॉपुलेशन इज डेजिग्नेटेड एज द सेटलमेंट एज अ अर्बन एंड आर ऑल्सो टेकन एज क्राइटेरिया। तो जो मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ठीक है, तो जैसे अदर देन नॉन एग्रीकल्चरल वर्कर्स, तो उसको हम अर्बन सेटलमेंट के अंदर मानते हैं। सो ऊपर से वो भी हो गया कि अगर हम इटली में देखें तो 50% से ज़्यादा इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होना चाहिए। तो हर एक कंट्री में अलग अलग है, आप इंडिया की याद रखना, ठीक है। एक दो और कंट्रीज़ की अगर दे रखी है तो उसको भी देख लेना। एडमिनिस्ट्रेशन की देखें तो अगर हम अर्बन सेटलमेंट में आए तो आपको अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप मिलेगी, है ना। तो इंडिया में अगर हम देख ले तो जो सेटलमेंट ऑफ एनी साइज इज classified as urban if it has a municipality, cantonment board और notified area। जो मैंने चैप्टर के शुरू में ही बोल दिया था आपको कि म्यूनिसिपैलिटी, कैंटनमेंट बोर्ड और नोटिफाइड एरिया काउंसिल अगर हुआ तो कोई भी सेटलमेंट को किसी भी साइज के हो उसको हम अर्बन मानेंगे, ठीक है। उसके बाद लोकेशन देखते हैं। तो लोकेशन को जो है फंक्शन के बेस पे देखा जाता है, जैसे कुछ इंडस्ट्रियल टाउन्स हो गए जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है, कुछ मिलिट्री सेंटर्स हो गए, ठीक है, कैंटनमेंट है, सी पोर्ट है, स्ट्रैटेजिक टाउन्स है। तो अर्बन सेटलमेंट की भी जो डिफरेंसेस है, जो आपने ऑलरेडी इंडिया वाली बुक में पढ़ा होगा, तो उसी को आपको वर्ल्ड के बेसिस पे लिखना है, ठीक है। इंडस्ट्रियल टाउन्स है, कोई मिलिट्री टाउन्स है, किसी में सी पोर्ट अच्छा है, तो उसके हिसाब से जो है डिफ्रेंसिएशन करा जाता है। उसके बाद है फंक्शन के बेसिस पे फंक्शंस ऑफ अर्बन सेटलमेंट। तो अर्बन सेटलमेंट में फंक्शंस कैसे कैसे है,
तो अगर हम देखें तो स्ट्रैटेजिक पर्पस भी है, ठीक है, मतलब जो डिफेंस के लिए जो अर्बन एरियाज़ है, उसके बाद इंडस्ट्री है, ट्रेड है, ओके, एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसके बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ है। तो सेवरल न्यू फंक्शंस भी अभी आ रहे हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट की फंक्शन आ गई, माइनिंग की फंक्शन आ गई, मैन्युफैक्चरिंग की फंक्शन आ गई। तो इस चीज़ पे कंफ्यूज मत होना। देखो फंक्शन क्या है अर्बन सेंटर्स का, वहाँ पे जो भी काम हो रहा है, जैसे अगर हम यूरोप में देख ले तो वहाँ पे अगर हम देखें जो वेस्टर्न यूरोप है वहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई है, ठीक है। अगर यूएस में चले जाए तो ईस्टर्न पार्ट को देखें, वहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रीज़ लगी हुई है, तो वो उनको इंडस्ट्रियल टाउन्स बोले जाते हैं, ओके। तो इस वजह से वो इंडस्ट्रियल टाउन्स कहलाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ है। जहाँ पे माइनिंग होती होगी वहाँ पे माइनिंग टाउन्स कहेंगे। जैसे हम अफ्रीका में चले जाओ, नीचे कटंगा ज़ैम्बिया रीजन है, उसके बाद और भी काफ़ी रीजन है जहाँ पे पोर्ट्स है, सी पोर्ट्स के लिए वो इंपॉर्टेंट है, तो उनको हम उस बेसिस पे देखते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट अगर हम देखें एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स, एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन सारे नेशनल कैपिटल में जो है होंगे, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे न्यू दिल्ली है, बीजिंग है, एडिस अबाबा, बीजिंग कहाँ की है, बीजिंग चाइना की है, एडिस अबाबा वाशिंगटन डीसी, लंदन एक्सेट्रा, ये सारे एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है, क्योंकि ये सारे सेंटर है। तो सेंटर में ऑफकोर्स ही बात है जो है क्या होंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। तो इसके एग्जाम्पल लिखना है तो सबसे ईजी, हर एक कंट्री लो उसका आप कैपिटल लिख दो। ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन्स हो गए, जैसे ट्रेडिंग कमर्शियल जैसे विनिपिग हो गया, कंसास रीजन, एम्स्टर्डम हो गया, लाहौर, बगदाद, आगरा, तो यहाँ पे जो है ट्रेड करते हैं, ठीक है। तो उसको इसलिए हम क्या बोलते हैं, बाइंग एंड सेलिंग का काम होता है, ट्रेडिंग होता है, इसलिए कमर्शियल ट्रेडिंग टाउन। कल्चरल टाउन्स, पिलग्रिमेज, जैसे हम मक्का, मदीना, यहाँ पे इंडिया में आप देख लो तो वाराणसी हो गया, पूरी हो गया, ठीक है, जगन्नाथ हो गया। फिर ये जो सारे एरियाज़ है तो ये क्या हो गए जो है कल्चरल टाउन्स, जहाँ पे लोग कल्चर के लिए आते हैं, ओके। तो उसके बाद हम क्लासिफाई करते हैं ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स। तो फॉर्म्स के बेस पे कैसे, जैसे हमने रूरल सेटलमेंट का किया, अर्बन सेटलमेंट में भी वही है, फॉर्म्स इन दी शेप ऑफ, जैसे स्क्वायर शेप में, स्टार शेप में, क्रीसेंट शेप पे, लीनियर शेप पे। तो जैसे जैसे सिटीज़ में फॉर्मेशन बन रही है उसको हम फॉर्म्स के बेसिस पे कर देते हैं, ठीक है। तो मोस्ट सिटीज़ इन डेवलप कंट्री आर प्लान्ड, ठीक है, ये तो ऑफकोर्स ही बात है, प्लान्ड होगी अर्बन सेटलमेंट, और डेवलप कंट्रीज़ में तो प्लानिंग मोस्टली होती ही है, ठीक है। फॉर एग्जांपल चंडीगढ़, कैनबेरा आर प्लान्ड सिटीज़। जैसे इंडिया में भी देख लो, इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, बट यहाँ पे जो अर्बन सेटलमेंट है काफ़ी ज़्यादा प्लान्ड भी है, कुछ कुछ एरियाज़ जो है नॉन प्लान्ड है, ठीक है, बट मोस्ट ऑफ दी इज़ प्लान्ड। तो चंडीगढ़ एक प्लान्ड सिटी है, अगर आपको पता होगा। उसके बाद एक एडिस अबाबा की बात करते हैं, जिसको न्यू फ्लावर भी बोला जाता है। ये इथियोपिया का कैपिटल है एडिस अबाबा, और ये जो न्यू सिटी है इस्टेब्लिश हुआ था 1878 में, ठीक है। और ये जो होल सिटी है ना, ये हिल वैली के ऊपर है, ठीक है, हिल वैली टोपोग्राफी है। एंड जो रोड है इसका, ठीक है, रोड पैटर्न ऑफ द लोकल टोपोग्राफी। सो इसकी जो रोड है ना, ये उनके गवर्नमेंट हेडक्वार्टर जो पियाजा है, अरथ है, एमिस्ट, किलो, राउंड अबाउट्स, वहाँ से जो है रेडिएट होके आती है। फिर मेरकाटो हैज़ मार्केट विच इज़ ग्रू विथ टाइम। तो बेसिकली ये एडिस अबाबा की बात की जा रही है, जो इथियोपिया का कैपिटल है। इसमें रोड्स कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है, और वहाँ पे जो है मेडिकल कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, मार्केट्स है, एंड बेसिकली एक न्यू फ्लावर, ये एक न्यू सिटी है, इसकी बात की गई है, ओके। तो इसको आप थोड़ा सा अच्छे से देख लेना। कैनबेरा की बात करें तो कैनबेरा कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। ये एक प्लान्ड कैपिटल है ऑफ ऑस्ट्रेलिया। 1912 इसको प्लान किया गया था अमेरिकन लैंडस्केप आर्किटेक्ट के द्वारा, वॉल्टर बर्ली ग्रिफिन। एमसीक्यू में आ सकता है, तो इस नाम को याद रखना, वॉल्टर बर्ली ग्रिफिन। सो गार्डन सिटी है 25,000 पीपल टेकिंग इनटू अकाउंट द नेचुरल फीचर्स ऑफ द लैंडस्केप। देयर वेर टू बी द मेन 5 सेंटर्स भी है, ईच उनके जो सेपरेट है फंक्शन है, ठीक है। तो ये कुछ जो है प्लान सेटलमेंट्स की बात की गई है, एक एडिस अबाबा और एक कैनबेरा। इंडिया में है तो बात करें हम चंडीगढ़ की, वो भी एक काफ़ी अच्छी प्लान सिटी है। अगर आप नहीं गए हो तो ज़रूर जाके देखना, बहुत अच्छी जगह है। उसके बाद हम टाइप्स की बात करते हैं, अर्बन सेटलमेंट की टाइप्स कैसे होती है। एक हो गया टाउन, आपने सुना होगा टाउन, ठीक है। तो इसको हम विलेज के रेफरेंस से ही समझते हैं, विलेज से थोड़ी ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई, ठीक है।
सो पॉपुलेशन की यहाँ पे नॉट दी ओनली क्राइटेरिया, ठीक है, पॉपुलेशन ही ओनली क्राइटेरिया नहीं है, बट कुछ फंक्शंस भी देखे जाते हैं। सो कुछ फंक्शंस जो है जैसे ट्रेड हो गया, होलसेल ट्रेड, प्रोफेशनल सर्विस एग्जिस्ट इन टाउन्स, तो ये विलेज ही होती है, ठीक है, बट विलेज से थोड़ी सी मतलब डेवलप होती है। ओके, इतना समझ लो कि विलेज से थोड़ी ज़्यादा पॉपुलेशन और विलेज से थोड़ा ज़्यादा डेवलप, उनके फंक्शन थोड़े से डिफरेंट होते हैं। उसके बाद सिटीज़ में आते हैं, तो जो लीडिंग टाउन्स होते हैं वो सिटीज़ होते हैं, टाउन्स से बड़ा सिटी, ठीक है। तो टाउन्स की एक्टिविटीज़ और सिटीज़ के एक्टिविटीज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इन दी वर्ड्स ऑफ ल्यूइस मम्फर्ड, जो ल्यूइस मम्फर्ड ने क्या बोला था, दिस सिटी इज इनफैक्ट द फिजिकल फॉर्म ऑफ द हाईएस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ एसोसिएटेड लाइफ। तो यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्स लाइफस्टाइल दिखेंगे और ये टाउन से बड़े होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको अच्छे ट्रांसपोर्टेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मिलेगा। उसके बाद कनर्वेशन पे आते हैं। कनर्वेशन ये जो टर्म है ये पैट्रिक गेडिस ने दिया था 1915 में। ये टर्म याद रखना, एमसीक्यू में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पैट्रिक गेडिस 1915 में कनर्वेशन वाला टर्म दिया था। एंड ये जो है लार्ज एरिया ऑफ अर्बन डेवलपमेंट मीन्स टाउन्स हो गए, सिटीज़ हो गए, सिटीज़ टाउन से बड़े हैं, सिटीज़ से भी बड़े और काफ़ी सारी सिटीज़ को मिला के क्या बनता है, कॉनर्वेशन। जैसे ग्रेटर लंदन हो गया, मैनचेस्टर हो गया, टोक्यो हो गया, ये एग्जाम्पल है। मेगालोपोलिस, इसको हम ग्रेट सिटी बोलते हैं, ठीक है। और ये जीन गॉटमैन ने दिया था 1957 में। ये भी नेम याद रखना, ये जो नेम्स है, मेगालोपोलिस को किसने टर्म दिया और फिर कनर्वेशन का टर्म किसने दिया, ये सब याद रखना है। सो मेगालोपोलिस हो गया, ठीक है। एंड सिग्निफाई सुपर मेट्रोपॉलिटन रीजन एक्सटेंडिंग एज एन यूनियन ऑफ कनर्वेशन। तो आपको इतना याद रखना है, टाउन से बड़ा है सिटी, सिटी को मिला के बनता है कनर्वेशन और काफ़ी सारे कनर्वेशन को मिला के क्या बनता है, मेगालोपोलिस। एग्जाम्पल लाइक वाशिंगटन, ठीक है, नॉर्थ टू साउथ वाशिंगटन ऑफ यूएसए, बॉस्टन हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल है। मिलियन सिटी, जहाँ पे मिलियन के मार्क उन्होंने क्रॉस कर लिया, जैसे लंदन हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, मिलियंस में पॉपुलेशन है तो इसको हम मिलियन सिटी बोलते हैं, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेगा सिटी कैसे है इसको देख लेना। न्यूयॉर्क इज द फर्स्ट टू अटेन द स्टेटस ऑफ मेगा सिटी। 1950 में न्यूयॉर्क को फर्स्ट मेगा सिटी का बोला गया था। इज अ जनरल टर्म फॉर सिटीज टुगेदर विद देयर सबअर्ब्स, ठीक है। सबअर्ब्स क्या होता है, मैंने आपको ये नहीं बोला कि सबअर्ब्स क्या होते हैं। जो आप पेज नंबर, जो फर्स्ट पेज है ना, तो वहाँ पे एक टर्म होगा छोटे से बॉक्स में, दैट इज सब अर्बनाइजेशन। उसका मतलब क्या है, एक न्यू ट्रेंड चल रहा है जहाँ पे लोग जो है एक कंजस्टेड अर्बन एरियाज से ना बाहर जो क्लीनर एरियाज मीन्स आउटस्कर्ट्स में जाते हैं सिटीज़ के। जैसे यूएस वगैरह में अगर आपने देखा होगा उनके कोई शोज़ वगैरह, तो आप देखते हो लोग जो रहते हैं बहुत खाली जगह में रहते हैं जहाँ पे आसपास कुछ नहीं है, ठीक है, बीच में घर, ना ही आसपास दुकान, ना ही कुछ, वो सुपरमार्केट में जाके खरीदारी करते हैं। तो इसको सबअर्बनाइजेशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि लोग जो है कंजस्टेड एरियाज से अलग एरियाज में जाते हैं। अर्बन एरियाज ही होते हैं बट सिटी से थोड़ा बाहर होता है, गांव भी नहीं बोल सकते बट सिटी से थोड़ा बाहर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सबअर्बनाइजेशन। इसके बाद हम देखते हैं प्रॉब्लम्स, ठीक है। जैसे हमने रूरल एरियाज़ में प्रॉब्लम देखे, इसमें भी प्रॉब्लम्स है, कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ में प्रॉब्लम्स है बेसिकली। तो जैसे अगर हम शहर में भी देख ले तो यहाँ पे जो है पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, तो कंजस्टेड घर होंगे, पानी की फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ वगैरह इतनी अच्छी नहीं है। तो अर्बन में भी कुछ प्रॉब्लम्स है क्योंकि यहाँ पे बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज़, इंडिया का ही एग्जाम्पल आप ले लो, तो ज़्यादा कंजस्टेड लोग होंगे तो वहाँ पे जो है ज़्यादा भीड़ आएंगी, ज़्यादा लोग आएंगे, बस्ती बनेंगी, झुग्गीज़ बनेंगी, ठीक है, पानी के प्रॉब्लम होंगे, ये सब प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स और अर्बन सेटलमेंट दिया गया है 5 मार्क्स में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स भी नहीं हुआ तो 3 मार्क्स में आ ही सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो फेस करने को मिलती है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलती। अब जो इतने सारे लोग अगर अर्बन में आ जाएंगे तो कहाँ से जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, ठीक है, जॉब इतने कम है, लोग इतने ज़्यादा। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से जो लोग आते हैं एंड यहाँ पे जो है एम्प्लॉयमेंट कम होता जा रहा है। साथ ही जो है लोग आते भी इसलिए क्योंकि उनके पास जॉब कम है, यहाँ पे भी आके उनको इकोनॉमिक प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। जो लेबर है वो सेमी स्किल्ड होते हैं, अच्छे से स्किल भी नहीं आती उनको, और मतलब इससे क्या होता है ना कि अनस्किल्ड सेमी स्किल्ड लेबर आते हैं तो उनको अच्छे से काम नहीं मिलते, इकोनॉमिक प्रॉब्लम होता है। सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम अगर आप देखो तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि
तो जैसे जो यहाँ पे शहर में आते हैं और वो पुअर होते हैं, मीन्स जो गांव से शहर में आते हैं उनके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं होते, तो अच्छे स्कूल में भी अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ भी उनको नहीं मिल पाती, अनएम्प्लॉयमेंट, फिर एजुकेशन में भी कमी रह जाती है, जिसकी वजह से क्राइम रेट बढ़ता है, ठीक है, सेक्स रेशियो में बहुत ज़्यादा गैप आता है। तो ये कुछ हो गए सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कि इतने लोग आ रहे, इतनी कंजेशन हो रही है, तो सीवेज सिस्टम अच्छा नहीं है, हेल्थ कंडीशन इतनी अच्छी नहीं रह पाती क्योंकि यहाँ पे इतनी कंजेशन होती है, इतनी ज़्यादा टाइप ऑफ डिजीज़ेज़ होती है, गंदे पानी आते हैं जिसकी वजह से डिजीज़ेज़ होती है पानी की वजह से भी, ठीक है। फिर आप क्या होगा, सीवेज सिस्टम अच्छा नहीं है तो सारे कचरे जो है उसको कोई लोकेशन नहीं है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे कचरे फेंके जाए, तो कचरे से जो है गंदगी आती है, इंसेक्ट्स और बाकी ये सारे जो है इन सब चीज़ों की प्रॉब्लम होती है एनवायरमेंटल, ठीक है। तो जो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके बाद इम्प्रॉपर सीवेज सिस्टम की प्रॉब्लम है, ट्रेडिशनल फ्यूल की वजह से जो है पॉपुलेशन होती है, गार्बेज डंप करने की जगह नहीं है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हम एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के अंदर मानते हैं। तो यार इसलिए अगर आप शहर में भी चले जाओ काफ़ी ज़्यादा गरीबी पॉवर्टी आपको दिखेगी, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये जो रूरल पॉवर्टी है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनकी लिविंग कंडीशन को अच्छा किया जाए, जितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो सके क्रिएट किया जाए, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ जो है दी जाए, ताकि सोशली, इकोनॉमिकली, एनवायरमेंटल जो रिक्वायरमेंट्स है, जो प्रॉब्लम अभी हमने देखा उस चीज़ को हटाने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। एक और चीज़ लास्ट में कि हेल्दी सिटी क्या है, हेल्दी सिटी क्लीन एंड सेफ। तो इसको हम कौन से सिटीज़ होते हैं हेल्दी सिटीज़ अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसने बेसिक नीड्स सबकी पूरी की हो, ठीक है, जिसमें कम्युनिटीज़ हो लोकल गवर्नमेंट में, ठीक है, जो कम्युनिटीज़ जो है उनकी डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो और हेल्थ सर्विसेज जो है वहाँ पे एक्सेसिबल हो, उनको हम क्या बोलते हैं, हेल्दी सिटी। सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है देखो, एक्सरसाइज के जो भी क्वेश्चन है ना MCQs वाले अच्छे से करना। जो लास्ट टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट, 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ओके। उसके बाद टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट, टाउन, सिटीज़, कनर्वेशन, मेगालोपोलिस, इनको अच्छे से देख लेना। MCQs के लिए कुछ छोटे छोटे टर्म्स जैसे एडिस अबाबा किसकी कैपिटल है, या फिर उसको क्या न्यू फ्लावर किसको बोला जाता है, या फिर जो है कौन सी फर्स्ट सिटी जिन्होंने मेगा सिटी की जो है स्टेटस मिला है, कौन सा टाउन है जिसको जो फर्स्ट मिलियन सिटी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है याद करना है। फंक्शंस को आप 3 मार्क्स में याद कर सकते हो इन दी वर्ल्ड बुक में, ठीक है। इंडिया वाली बुक में अगर देखो तो वो 5 मार्क्स में आते हैं, ओके। इसमें और एक मेन चीज़ क्या है, रूरल सेटलमेंट। तो रूरल सेटलमेंट के क्या प्रॉब्लम्स है और उनके पैटर्न्स कैसे हैं, जैसे हमने अपने देखा ऑन द बेसिस ऑफ द शेप्स, तो वो 5 मार्क्स में याद करना है। जो लीनियर पैटर्न है, रेक्टेंगुलर पैटर्न है, सर्कल पैटर्न है, एनी 5 विद देयर डायग्राम, अगर नहीं भी बनाने को बोले फिर भी बना के आना है, ठीक है। और उसके बाद रूरल सेटलमेंट के कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उसको अच्छे से करना है। 3 मार्क्स में एक ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों देयर इज़ नो कॉन्सेंसस, या फिर एक ऐसा जो है लाइन आपको दे दी जाएगी उसके जस्टिफाई करना हो सकता है। सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो गुड। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना ना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।